नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरें गुजरात से, दिल्ली से बड़ी अहम है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस यहाँ है ही नहीं, खत्म है। मुझे लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा। आम आदमी के लिए वोट करेगा। गुजरात के चुनावी गदर में आपने ईसुदान गढ़वी को बनाया सीएम का चेहरा। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, कांग्रेस खत्म, जनता परिवर्तन के लिए आपको चुनेगी। दिल्ली के प्रदूषण पर केजरीवाल लाए यूपी, हरियाणा और राजस्थान का एंगल। पराली के लिए मान सरकार को भी बताया जिम्मेदार। कहा यह वक्त राजनीति का नहीं, बीजेपी ने फिर से केजरीवाल को घेरा। जहरीली हवा से बचाव के लिए दिल्ली में प्राइमरी तक सिर्फ ऑनलाइन स्कूल। सरकारी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम। पेट्रोल डीजल वाली कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री बैन। बाजार में आखिरी 30 मिनट में शॉर्ट कवरिंग। निफ्टी निचले स्तर से 100 पॉइंट से ज्यादा सुधरा। मेटल, तेल, गैस शेयरों में खरीदारी। सेंसेक्स 114 और निफ्टी 64 अंक चढ़े। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए 60% ई वेस्ट रिसाइकलिंग करना हुआ अनिवार्य। सरकार ने जारी किए नए नियम, 2024 तक मिली डेडलाइन। दिल्ली में होंगे 4 दिसंबर को नगर निगम चुनाव। कुल 250 सीटों के लिए पड़ेंगे वोट। 7 दिसंबर को आएंगे नतीजे। गुजरात का चुनाव अब काफी दिलचस्प दौर में आ गया है। आज आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने सीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ईसुदान गढ़वी को आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा बनाने का ऐलान किया। आपने दावा किया है कि 16 लाख से ज्यादा लोगों ने सर्वे में गढ़वी के नाम पर मुहर लगाई है। गढ़वी को 73% वोट मिले और गोपाल इटालिया भी मुकाबले में थे, लेकिन बाजी गढ़वी के नाम रही। ईसुदान गढ़वी गुजरात में पत्रकार रह चुके हैं। जनता ने खूब जम के वोटिंग की है। हमारे पास लगभग 16,48,500 के करीब रिस्पॉन्स आए, सारे मिला के सब तरीके से, और उनमें 73% लोगों ने ईसुदान गढ़वी जी का नाम और ईसुदान गढ़वी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। पत्रकार से नेता और नेता से सीधे मुख्यमंत्री का चेहरा। जी हां, इस वक्त ईसुदान गढ़वी हमारे साथ है। अरविंद केजरीवाल ने आज गुजरात में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। अब आप चेहरा तो बन गए हैं, आगे बहुत बड़ी दिक्कत है, सामने बीजेपी है। क्या करेंगे ईसुदान गढ़वी और आम आदमी पार्टी? देखो, जब जनता तय करती है तब कोई दिक्कतें नहीं होती है। जनता सरकार बनाती भी है, सरकार गिराती भी है, और इस बार जनता ने तय कर ली थी परिवर्तन चाहिए। भाजपा को वोट देंगे तो क्या मौत मिलेगी? ब्रिज में करप्शन होगा, ब्रिज में जा नहीं पाएंगे, मौत मिलेगी। करप्शन इतना है, किसानों को दाम नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी, बेरोजगार युवाओं के पेपर लीक होंगे। इस बार भाजपा के पन्ना पर प्रमुख है ना, वो भी आम आदमी को वोट करेंगे, क्योंकि 1 मार्च से उनकी बिजली फ्री होगी। तो मुझे लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा। आम आदमी के लिए वोट करेगा। एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के साथ, लेकिन वो फायदा कांग्रेस को मिलना चाहिए। अब आप आ गए हैं तो वोट डिवाइड हो जाएगा, तो फायदा तो बीजेपी को ही होगा। आपने जो ये एनालिसिस कर रहे हैं ना, वो सब झूठे होंगे, क्योंकि कांग्रेस यहाँ है ही नहीं, खत्म है। दूसरा कि भाजपा यहाँ लोकप्रिय थी ही नहीं, लेकिन कांग्रेस मजबूत थी ही नहीं कभी। कांग्रेस बिक चुकी है। पिछले 8 साल में 65 कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा में, सरकार भाजपा कांग्रेस से मिलीभगत से भाजपा चला रही है। तो हम कहाँ थे? 2017 में नहीं थे, 12 में भी नहीं थे। तो कांग्रेस अकेली थी, जीत जाना चाहिए था। ये तो दोनों की मिलीभगत है, लेकिन आम आदमी मुद्दों की राजनीति करेगा इस बार। आज मैं बताऊं कि जब आम आदमी की एंट्री होती है तो नाती जाति धर्म पे राजनीति नहीं होती, मुद्दों पर होती है। बीजेपी का आरोप है कि आप फ्री की राजनीति करेंगे और ओवरऑल देश को और राज्य को नुकसान ही होने वाला है। किस तरह से अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में आती है तो देश को, राज्य को चलाएंगे? क्योंकि फ्री ज्यादा नहीं चलता। नहीं, फ्री है ही नहीं। अब CR पाटिल को 4000 यूनिट बिजली मिले तो वो लीला है।
और 300 यूनिट गुजरात की जनता को मिले जो टैक्स भर रहा है, टैक्स का पैसा है, तो वो फ्री कैसे? और 11.5 लाख करोड़ माफ तो भाजपा ने उद्योगपतियों की, चंद उद्योगपतियों को, वो 11.5 करोड़ अगर गरीबों को देते तो 20 साल फ्री मिल जाती उसको बिजली। दूसरा कि दिल्ली में मॉडल देख लीजिए, सब कुछ फ्री है, बिजली फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक है, महिला मोहल्ला क्लिनिक चालू किया, अच्छी स्कूल हैं, फिर भी दिल्ली में हिंदुस्तान की एक ऐसी सरकार है जो प्रॉफिट में चल रही है। पंजाब में कर्जा बढ़ा नहीं है, बिजली बिल 50 लाख पंजाब वासियों की हो चुकी है, 3-4 धारासभ्य एमएलए का पेंशन बंद कर दिया, बिजली फ्री हो गई। तो ये फ्री नहीं है, फ्री की रेवड़ी, अगर जनता का पैसा जनता को वापस देते हैं, उसको भाजपा फ्री की रेवड़ी कर रहे हैं, तो ये फ्री की रेवड़ी उनको बहुत महंगी पड़ेगी, ये जनता का अपमान है। आखिरी 2 सवाल, दिल्ली में शराब रियायतें दी जा रही है, तो क्या गुजरात में आम आदमी आएगी तो शराब पर रियायत दी जाएगी? शराबबंदी गुजरात में गांधी और सरदार का गुजरात है, शराबबंदी ठीक से लागू नहीं हुई, ठीक से लागू की जाएगी। 10,000 करोड़ का भाजपा का जो शराब का इलीगल शराब का जो बिजनेस है ना, वो बंद हो जाएगा। बीजेपी कांग्रेस के सामने क्या क्या मुद्दे रहेंगे और इसुदान गढ़वी कहां से लड़ेंगे? देखो, हम काम की राजनीति करते हैं, हमने गारंटियां दी अरविंद केजरीवाल जी पर विश्वास है, गुजरात को उम्मीद है, उसी मुद्दे पर हम राजनीति करेंगे। हमें राजनीति करनी नहीं आती है, काम करना आता है। राजनीति का रो नहीं आता है, हमें काम का को आता है। काम ऐसा करेंगे कि 75 साल में जो गुजरात में नहीं विकास हुआ 5 साल में करके दिखाएंगे। और लड़ने की बात रही तो आपको बता देंगे, मैं भी फॉर्म भरने जाऊंगा। तो ये थे इसुदान गढ़वी, काफी बातें की, पत्रकार से अब नेता बन गए हैं, इसलिए कोई सवाल से बचते हैं, पकड़ते नहीं है, लेकिन आने वाला चुनाव है वो काफी दिलचस्प रहने वाला है। केतन जोशी, अहमदाबाद। कितना दिलचस्प रहेगा आने वाला गुजरात का चुनाव और किसका पलड़ा भारी है, बीजेपी को किससे टक्कर मिलेगी, तमाम सवाल और उनके जवाब आप देखिए आज का चुनावी अड्डा। गुजरात चुनाव, बीजेपी को टक्कर 7:57 पर। इधर दिल्ली में प्रदूषण के चलते अब सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पर भेज दिए गए हैं। निजी कंपनियों को भी यही एडवाइजरी दी जाएगी। वहीं 8वीं तक स्कूल बंद करके ऑनलाइन चलाने को कहा गया है, जबकि 9वीं से 12वीं तक के क्लास भी जहां तक संभव हो ऑनलाइन चलाए जाएंगे। स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी पूरी तरह बंद रहेगी। दिल्ली में पेट्रोल डीजल वाली कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह बैन है। अब दिल्ली में सिर्फ आवश्यक सेवाओं वाली या सीएनजी वाली कमर्शियल व्हीकल्स को प्रवेश की इजाजत है। दिल्ली में हर तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गाड़ियों के लिए ऑड इवन स्कीम लागू करने पर भी विचार चल रहा है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में इस वक्त सीवियर प्लस कैटेगरी के बेहद करीब पहुंच चुका है और ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा और आखिरी स्टेज लागू हो चुका है। दिल्ली के प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अर्जेंट सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की है। और अभी क्या है प्रदूषण के ताजा हालात, जानकारी लेते हैं रोहन सिंह से। बताएं रोहन, क्या एक्शन हो रहा है और क्या स्थिति है? जी, एक्शन तो आज काफ़ी कुछ हुआ है। दिल्ली सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी ये मुद्दा उठा और 10 तारीख को जो 4 राज्य हैं उनके चीफ सेक्रेटरीज को तलब किया गया है और हर जगह इसकी बात हो रही है। लेकिन ये सारे कदम जो उठाए गए हैं थोड़ा लेट उठाए गए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आज के दिन की अगर हम बात करें, पूरे दिन धुंध छाई रही, स्मॉग छाया रहा, लोगों को आंखों में जलन की शिकायत हुई, सांस लेने में दिक्कत हुई और ये सब इसलिए क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर प्लस पे पहुंच चुका है। अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी भी 452 है इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स औसत दिल्ली का। कई जगहों पर 500 के करीब पहुंच चुका है, कई जगहों पे थोड़ा कम है, लेकिन 400 से 500 के बीच लगभग पूरे दिल्ली का जो है प्रदूषण का लेवल बना हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाके रहे हैं, जो हमेशा रहते हैं, आनंद विहार, सोनिया विहार, वजीरपुर, इसके अलावा नरेला, बवाना, यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ लोगों को शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही है, सांस लेने में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है और अस्पतालों में लंबी लाइनें लग रही हैं। अब आगे का क्या हाल होने वाला है, तो कदम ज़रूर उठाए गए हैं, लेकिन कुछ मदद मौसम की तरफ से मिलेगी। कल के बाद से उम्मीद ये की जा रही है कि थोड़ी सी हवा का डायरेक्शन बदलेगा, तो थोड़ा सा जो स्मॉग है वो हटेगा। तो थोड़े मतलब कि अभी सीवियर में है तो वेरी पुअर में दोबारा आएगा, अगले कुछ दिन तक वेरी पुअर में रह सकता है, लेकिन उसके बाद फिर
इसे जब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी दोबारा से हम इस प्रदूषण को देखेंगे। और ये सारी चीज़ें लोगों को पता थी, लोगों को पता था कि पराली जलाने की घटनाएं होने वाली है, वेहिकुलर पोल्यूशन का जो रीज़न है वो पता था, लेकिन उसके बावजूद जब लास्ट मोमेंट पे पीक पहुंच जाता है, सीवियर कंडीशन हो जाती है, तब ये कदम उठाए जाते हैं। तो फिलहाल दिल्ली मजबूर है इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए। ये रोहन, ये बताइए कि आंकड़े वाकड़े तो सब हम देख रहे हैं और खबरें भी तमाम आप बता रहे हैं, लेकिन आप भी दिल्ली के नागरिक हैं। ये बताइए कि आपको या जो आपके परिवार के लोग हैं, दोस्त मित्र हैं, वो एक्सपीरियंस वाइज बताइए कि क्या कैसा लग रहा है इस वक्त दिल्ली में होना। जी, दम घुट रहा है इस वक्त दिल्ली में, अगर सही बात बताएं तो। और हम में से कई लोग ऐसे हैं जो कि कोविड से रिकवर होके आए हैं, और ऐसे लोगों को इस वक्त ज़्यादा समस्या आ रही है। अगर आपको कोविड के दौरान रेस्पिरेटरी समस्या आई है तो इस वक्त जो स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, अलग अलग अस्पतालों से जब हम बात कर रहे हैं तो उनको भी दिक्कत आ रही है। और कई ऐसी मतलब कि लोग जो जिनको पहले से कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें भी इस वक्त रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये जो पिछले 3-4 दिनों की जो हालत हुई है, जब से सीवियर प्लस कैटेगरी में पहुँचे हैं, जब से हम सीवियर कैटेगरी में पहुँचे हैं, इसका जो असर है वो साफ दिख रहा है। और हम इससे पहले भी पिछले के सालों में भी हम पॉल्यूशन कवर करते आ रहे हैं, लेकिन अचानक से जो पीक इस साल हुआ है वैसा शायद पहले कभी नहीं हुआ था। इस वक्त दिल्ली तैयार भी नहीं थी। और जिस तरह आप कोरोना के समय में देखते थे कि लोग मास्क पहन रहे हैं, लोगों को सांस की दिक्कत हो रही है, लोग ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं, वही सब कुछ इस वक्त यहाँ पे दिल्ली में हो रहा है। और हम सब उसके लिए मतलब फिलहाल अगले कुछ दिन तक, जब तक स्थिति ठीक नहीं होती है, इसे झेलने के लिए हम लोग मजबूर हैं। चलिए, अपना ख्याल रखिए रोहन, और बढ़ते हैं खबरों में आगे। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच आज अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने ज्यादा पराली जलाने की जो घटनाएं हुई है उसकी जिम्मेदारी ली। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली या पंजाब की नहीं, पूरे उत्तर भारत की समस्या है। ये समय ब्लेम गेम का नहीं और राजनीति का नहीं, बल्कि मिलजुल कर समाधान खोजने का है। हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है, इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, किसानों को समाधान चाहिए। किसानों को जिस दिन समाधान मिल जाएगा वो पराली जलाना बंद कर देंगे, क्योंकि दिल्ली तक जब पराली का धुआं पहुंचता है उसके पहले तो उस किसान के खुद के घर में वो धुआं जाता है, उसके बच्चों के धुआं जाता है। तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। पंजाब में हमारी सरकार है, अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार, हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है। इधर प्रदूषण को लेकर केजरीवाल और पंजाब सरकार पर बीजेपी के हमले जारी हैं। बीजेपी ने कहा है कि पंजाब में पराली जलाने की घटना में 34% का इजाफा हुआ है, जबकि बीजेपी शासित हरियाणा में 30% की गिरावट आई है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल की नीयत पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने 2 मिनट में प्रदूषण खत्म करने का दावा किया था, उसका क्या हुआ? आपने अपने इस वक्तव्य में कहा है कि आपके पास वो रेडीमेड सॉल्यूशन आपने पूसा में आपने और मनीष सिसोदिया ने मिलकर बनाया था। ये जो सॉल्यूशन बनाया था ये इतनी सस्ती है, इसके कैन आपके घर में रखे हुए हैं, खाली बांटना है, क्योंकि मोदी जी कहीं क्रेडिट ना ले जाएं इसलिए वो बांट नहीं रहे हैं। अभी तो वो कैन आपके घर में ही है, आप वो कैन लेके उजाड़ क्यों नहीं देते हैं? आप डाल दीजिए। आपने कहा 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, यही कहा था ना, 2 मिनट में सोल्यूशन हो जाएगा, फ्री में बंटवा दीजिए, इतनी सस्ती है। अरविंद जी, ये सब जो भाषणबाजी आपने पहले किया था और आपकी जो कारगुजारी है, इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो हम देख रहे हैं। देयर इज पॉल्यूशन ऑफ योर इंटेंट, देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग विथ यू। इधर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि बीजेपी को प्रदूषण पर बोलने का हक नहीं है, क्योंकि वो खुद उल्टे काम करती रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा ब्रिगेड है वो प्रदूषण पे बोलने के लिए उनके पास अधिकार नहीं है। उनके पास ये अधिकार नहीं है कि प्रदूषण पे बोले। जो प्रदूषण फैला रहा है, एलजी साहब के पास बोलने का अधिकार है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आपकी फाइल क्लियर करती है तो हमारे हाथ में है, पंजाब वाले तो पंजाब की बात है, जो हमारे हाथ है वो नहीं करने दे रहे हो आप। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में बैन होने के बाद भी कंस्ट्रक्शन करवा रही है, उसको प्रदूषण की चिंता है इतनी ज्यादा। इधर प्रदूषण के खिलाफ जंग में देश की अग्रणी संस्था IIT दिल्ली भी
कदम उठा रही है। IIT दिल्ली के प्रोफेसर सागनिक डे ने कहा कि प्रदूषण सिर्फ पराली से नहीं और भी बहुत फैक्टर्स से है। सुनिए उनसे बातचीत का एक अंश। प्रदूषण के खिलाफ जंग में IIT दिल्ली ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सर, अभी आपने एक इनिशिएटिव शुरू किया है ड्राइव, उसके बारे में बताएंगे और किन एरियाज पे फोकस होगा और किस तरीके से दिल्ली का जो प्रदूषण है उसमें उसको कम करने में कंट्रीब्यूट करना चाहती है IIT दिल्ली। सो देखिए, ड्राइव की जो आप बात कर रहे हैं, ड्राइव एक्चुअली एक रिसर्च क्लस्टर है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफिस हैज इनिशिएटेड इट। सो द what we have done through Drive is that we have done a series of consultations with various stakeholders. और हमने 2 एरियाज को आइडेंटिफाई किया जिसकी वजह से ये एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। एक तो आउटरीच एक्टिविटी और दूसरा जो है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस। तो ड्राइव के थ्रू एक हमने प्रोग्राम बनाया समीर, जिसमें हमने रिसोर्स को मोबिलाइज किया। जितने भी स्टार्टअप्स, फैकल्टी, रिसर्च पार्टनर्स आर वर्किंग ऑन क्लीन एयर टेक्नोलॉजीज, हम उसको एक्चुअली पायलट मोड में पहले टेस्ट करना चाहते हैं और उसके बाद फिर जो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजीज है उसको हम स्केल अप करेंगे इन पार्टनरशिप विद द कॉर्पोरेट्स। क्या कारण है कि साइंस के अवेलेबल होने के बाद भी हर साल ये पॉल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही? इतने सालों से सरकार भी कर रही है, आप लोग भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर रहे हैं, कहाँ समस्या आ रही है, किन एरियाज पे फोकस नहीं हो पाया है? मेरे हिसाब से जो गैप्स है वो है इम्प्लीमेंटेशन में और इम्प्लीमेंटेशन, और दूसरा जो है कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है उसका प्रॉपर तरीके से कैसे एयर क्वालिटी मैनेजमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉपर पॉलिसी रोड मैप नहीं है। तो इसी पे हम अभी फोकस कर रहे हैं इसी प्रोग्राम के थ्रू। और अब बात करते हैं मार्केट की। वीकली एक्सपायरी पर बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। बाजार में आखिरी 30 मिनट, सप्ताह के आखिरी दिन और आखिरी 30 मिनट में शॉर्ट कवरिंग हुई। सेंसेक्स 114 पॉइंट चढ़कर 60,950 पर और निफ्टी 64 पॉइंट चढ़कर 18,117 पर बंद हुआ। आज मिड कैप शेयरों में बिकवाली और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। मार्केट का हाल समझते सुमित मल्होत्रा से। सुमित, बताएं सेक्टर्स के लिहाज से और शेयर्स के लिहाज से खास करके कहाँ सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिली? देखिए, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था तो पूरे दिन तो बाजार एक दायरे के अंदर ही कामकाज करता, लेकिन लास्ट आवर में एक जोरदार बाइंग थी और जोरदार बाइंग के चलते दिन के ऊपरी स्तरों पर के आसपास मार्केट बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। टॉप गेनर्स में निफ्टी के टॉप गेनर में रहा अदानी इंटरप्राइज, करीब 0.7% का उछाल। हिंडाल्को 5% ऊपर, बजाज फिनसर्व करीब 4.5% ऊपर, JSW स्टील 3% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में आज रहा हीरो मोटोकॉर्प, नंबर्स के बाद 2% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज 1.5% नीचे, सिप्ला नंबर्स के बाद 1.5% नीचे और HUL करीब 1% का फॉल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स में आज लीड कर रहा था बैंक ऑफ इंडिया, डालमिया भारत, आदित्य बिरला कैपिटल नंबर से पहले और सेल 3.5% के आसपास का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप लूजर्स में AB फैशन करीब 7% नीचे, नंबर्स के बाद वरुण बेवरेजेस लगातार तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, HPCL और सिंजीन करीब 2.5 से लेकर 3.5% नीचे। F&O में लीड कर रहा था अमर राजा बैटरी, शानदार नंबर्स के बाद 10% ऊपर, अदानी एंटरप्राइज 7% ऊपर, वेदांता 6.5% ऊपर और एक्साइड करीब 6.5% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। F&O के लूजर्स में AB फैशन, HPCL, कोरोमंडल और सिंजीन, कुछ ऐसे नाम जो कि 2.5 से लेकर 6.5% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। आज मेटल का दिन था तो वेदांता 6.5%, हिंडाल्को 5%, वेल्सपन कॉर्प 3.5% और JSL करीब 3.5% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन SBI जैसे दिग्गजों के नंबर है वीकेंड पे तो नजर रखनी होगी अगले हफ्ते के मार्केट्स पर भी। शुक्रिया सुमित। और देश में बिकने वाली दवाओं की क्वालिटी की मॉनिटरिंग करने के लिए सरकार ने नेशनल ड्रग डेटाबेस बनाने का फैसला किया है। इस पर सिफारिशें देने के लिए सरकार ने 7 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। खबर पर डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम, क्या तैयारी है सरकार की? देखिए, सरकार जो एक नेशनल ड्रग डाटाबेस बनाने की तैयारी कर रही है। इस डाटाबेस के जरिए सरकार देश में बिकने वाली दवाओं की क्वालिटी की मॉनिटरिंग जो है वो कर सकेगी। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाने के निर्देश जो है वो दिए हैं। ये कमेटी में 7 सदस्य जो होंगे। ये 3 महीने के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो देगी और इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार जो है ड्रग डाटाबेस जो है वो तैयार करेगी। इस डाटाबेस के अंदर आपको दवा की मात्रा, दवा को बनाने वाली कंपनी का नाम, उस इम्पोर्टर का नाम, उसके मार्केटर का नाम, सब जो है इसका डेटाबेस के अंदर जो आपको मिल जाएंगे। अभी कुछ राज्यों के पास दवा बनाने वालों के डेटाबेस जो है मौजूद है, लेकिन सरकार चाहती है कि इनको सबको कंबाइन करके राज्य नेशनल स्तर पर एक ड्रग डाटाबेस जो बनाया जाए, जिससे कि जो उपभोक्ता है वो सशक्त बन सके, उपभोक्ता के पास पूरी जानकारी जो है वो, और साथ ही साथ सरकार जो है दवाओं की क्वालिटी जो है उसको मॉनिटर जो है कर पाएगी।
तो फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका असीम। दोबारा लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को 2024 तक अपना बेचा हुआ 60% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकल करना अनिवार्य होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं। नए रूल 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। और डिटेल के लिए एक बार फिर से चलते हैं असीम के पास। असीम, बताएं क्या रूल्स है सरकार के मुताबिक? देखिए, ई वेस्ट जनरेशन में भारत का दुनिया में तीसरे नंबर का स्थान है, लेकिन अगर रिसाइकलिंग की बात करूं तो मात्र 27% ई वेस्ट की रिसाइकलिंग जो है हो पाती है। तो सरकार इसको बढ़ावा जो देना चाहती है। जो पर्यावरण मंत्रालय उसने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है वो जारी किए हैं। इन रूल्स के मुताबिक जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है, उनको 2024 तक अपने बेचे गए सामान का 60% तक ई वेस्ट जो है रिसाइकिल जो है वो करना पड़ेगा। और अगर 2028-2026 में ये मात्रा जो है बढ़कर के 80% जो हो जाएगी। सरकार इसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग जो है वो भी करेगी। जो कंपनी है उनको सरकार के पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन जो है कराना पड़ेगा और साथ ही अपना टारगेट जो है वो देना पड़ेगा। कंपनियां इतना ई वेस्ट जो है रिसाइकिल करेंगी। अगर कंपनियां वो ई वेस्ट रिसाइकिल करने में नाकाम रहती है तो सरकार इनके ऊपर पेनल्टी जो है वो भी लगाएगी। तो सरकार ने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है वो जारी कर दिए और 1 अप्रैल 2023 से ये नियम जो है लागू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असीम। और बढ़ते आगे, ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने कंपनी के कर्मचारियों को बाहर निकालने का मन बना लिया है। आज भारत समेत दुनिया भर के ट्विटर ऑफिस में हलचल मची हुई है। बात दरअसल ये थी कि ट्विटर की कर्मचारियों की मेल आईडी अचानक लॉग आउट हो गई। फिर कर्मचारियों को ऑफिस ना आकर वापस घर जाने का मेल आया। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वो कितने स्टाफ की छटनी की जाएगी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि ट्विटर के 7500 में से 3700 यानी आधे से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी हो सकती है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।